India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। AIBE अब साल में 2 बार नियमित आयोजित की जाएगी। कुछ शर्तों पर अंतिम वर्ष के छात्र AIBE में बैठ सकेंगे। BCI ने सुप्रीम कोर्ट को नए नियमों की जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को दिया बड़ा झटका। पंजाब केसरी अखबार को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम राहत। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सप्ताह के लिए अखबार बंद करने पर रोक लगाई। अखबार की बिजली और अन्य सुविधाएं रखी जाएंगी यथावत। अब न्यायिक अधिकारी दूसरे राज्य की सेवा में हो सकते हैं शामिल। रिक्तियों के कारण अनुमति देने से इनकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। क्या ईडी अनुच्छेद 226 के तहत अर्जी दाखिल कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में ईडी के अधिकार पर होगी सुनवाई। नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष अनुमति याचिका का निपटारा करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 226 उपधारा 3 के तहत उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी की याद दिलाई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अंतरिम आदेश को निरस्त करने के लिए दायर आवेदन को हाई कोर्ट को 2 सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से तय करना होता है। ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम यथास्थिति आदेश से जुड़ा है, जिसे चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई थी। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी वराली की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील पर ध्यान दिया कि अंतरिम आदेश को निरस्त करने के लिए उनका आवेदन जनवरी 2025 से हाई कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 उपधारा 3 के अनुसार यदि किसी रिट याचिका में एक पक्षीय अंतरिम आदेश पारित किया गया है और दूसरी ओर से उसे निरस्त करने के लिए आवेदन दायर किया जाता है, तो हाई कोर्ट को उस आवेदन का निपटारा 2 सप्ताह की अवधि के भीतर करना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि इस अवधि के भीतर आवेदन का निपटारा नहीं किया जाता है, तो अंतरिम आदेश स्वतः प्रभावहीन हो सकता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से अनुरोध किया कि वह अंतरिम आदेश को निरस्त करने से जुड़े आवेदन पर शीघ्रता से सुनवाई करे, उसे अपने गुण दोष के आधार पर तय करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि उसने पक्षकारों द्वारा उठाए गए तर्कों के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की। इन टिप्पणियों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका और उससे संबंधित सभी लंबित आवेदनों का निस्तारण कर दिया। इस निर्णय से ये स्पष्ट होता है कि हाई कोर्ट को अंतरिम आदेशों के संबंध में अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का पालन करना होगा और समय पर निर्णय लेना होगा। सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट को हाल ही में सूचित किया गया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अंतिम वर्ष के कानून छात्रों को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में बैठने की अनुमति देने के लिए नियम बनाए हैं। ये परीक्षा वकालत पेशे में शामिल होने के लिए आवश्यक है। BCI ने न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ को बताया कि AIBE अब साल में 2 बार आयोजित की जाएगी, न कि पहले की तरह साल में 1 बार। इस परिप्रेक्ष्य में अदालत ने एक याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें इस तरह के मामलों में अदालत के हस्तक्षेप की मांग की गई थी। BCI ने पहले ही संकेत दिया था कि वह इस मुद्दे पर नियम बनाने की प्रक्रिया में है। सितंबर
2024 की सुनवाई के दौरान अदालत ने बीसीआई को अंतिम वर्ष के कानून छात्रों को ABI के लिए पंजीकरण करने की अनुमति देने का निर्देश दिया था, जो नवंबर में आयोजित होने वाली थी। सुनवाई में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वकील ने अदालत को बताया कि अंतिम वर्ष के कानून छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के लिए नियम बनाए गए हैं। बीसीआई ने यह भी कहा कि AIEB अब साल में कम से कम 2 बार आयोजित की जाएगी और अंतिम वर्ष के छात्र परीक्षा में बैठ सकेंगे, बशर्ते वे अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करें। अदालत ने परिस्थितियों को रिकॉर्ड किया और याचिका का निपटारा कर दिया। अदालत ने नोट किया कि याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि याचिका का उद्देश्य पूरा हो गया है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पहले ही AIBE नियम 2026 बना दिए हैं। ये याचिका 9 दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष के कानून छात्रों द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अधिसूचना को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें स्नातक होने से पहले AIBE में बैठने से रोका गया था। AIBE को भारतीय अदालतों में अभ्यास करने के लिए अनिवार्य है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि BCI का निर्णय एक संविधान पीठ के फैसले के विपरीत था, जिसमें कहा गया था कि अंतिम वर्ष के कानून छात्रों को AIBE में बैठने की अनुमति दी जा सकती है। उन्होंने तेलंगाना उच्च न्यायालय के एक फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें BCI को इस मुद्दे पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि BCI का अंतिम वर्ष के छात्रों को AIBE में बैठने से रोकना मनमाना है और इससे छात्रों को अपने पेशेवर करियर में मूल्यवान समय खोना पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने अधिसूचना को रद्द करने और उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग की। उत्तराखंड के 2 न्यायिक अधिकारियों को दिल्ली न्यायिक सेवा में शामिल होने की अनुमति देने वाले एक महत्वपूर्ण निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इस आधार पर न्यायिक अधिकारी को दूसरे राज्य की सेवा में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इससे पहले राज्य में रिक्तियां उत्पन्न होंगी। न्यायमूर्ति VB नगररत्ना और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के उस निर्णय को रद्द कर दिया, जिसमें 2 न्यायिक अधिकारियों को दिल्ली न्यायिक सेवा में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। इसके बावजूद कि उन्होंने भर्ती प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली थी। दोनों न्यायिक अधिकारियों ने उत्तराखंड सिविल जज परीक्षा में चयनित होने के बाद दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा में भाग लिया और उसे सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया। उन्होंने उत्तराखंड उच्च न्यायालय से दिल्ली न्यायिक सेवा में शामिल होने की अनुमति मांगी, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय के निर्णय ने उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि न्यायिक अधिकारियों के हितों को उच्च न्यायालय के हितों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा, वैकेंसी जो उत्पन्न होगी उसे जल्द से जल्द भर्ती करके भरा जा सकता है, लेकिन याचिकाकर्ताओं की याचिका को खारिज करने से उनकी नकारात्मकता और हताशा बढ़ सकती है और ये उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी हो सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की याचिका को मंजूर कर लिया और उत्तराखंड उच्च न्यायालय को उन्हें दिल्ली न्यायिक सेवा में शामिल होने की अनुमति देने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पंजाब सरकार को पंजाब केसरी अखबार के खिलाफ कोई भी जबरदस्ती वाला कदम न उठाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अखबार का प्रिंटिंग प्रेस हाईकोर्ट के फैसले के अधीन बिना किसी रुकावट के काम करता रहेगा। यह अंतरिम आदेश हाईकोर्ट के फैसले सुनाए जाने तक और उसके बाद 1 हफ्ते तक लागू रहेगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश दिया। अखबार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि राज्य सरकार ने अखबार के खिलाफ कई जबरदस्ती वाली कार्रवाई शुरू की है, जिसमें बिजली काटना, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा नोटिस जारी करना और FIR दर्ज करना शामिल है। रोहतगी ने कहा कि ये सब अखबार द्वारा सरकार के खिलाफ कुछ लेख प्रकाशित करने के कारण किया गया है।
पंजाब के एडिशनल एडवोकेट जनरल शादान फरासत ने कहा कि राज्य द्वारा सभी कदम कानून के अनुसार उठाए गए हैं और हाईकोर्ट ने पहले ही इस मामले पर फैसला सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि अखबार का प्रिंटिंग प्रेस बिना किसी रुकावट के काम करता रहेगा, लेकिन दूसरी कमर्शियल जगहों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। यह अंतरिम व्यवस्था हाईकोर्ट के फैसले सुनाए जाने तक और 1 हफ्ते और के लिए की गई है। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला विवाद मामले में दाखिल की गई याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग को सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया गया। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बसंत पंचमी की पूजा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका पर जल्द सुनवाई को तैयार हुई। सुप्रीम कोर्ट 22 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई करेगा। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बसंत पंचमी पर सिर्फ हिंदुओं को सरस्वती पूजा की इजाजत मांग करते हुए 23 जनवरी को मुस्लिमों की नमाज पर रोक लगाने की मांग की गई है। साथ ही इस दिन एएसआई और सरकार को कड़ी सुरक्षा देने के निर्देश भी मांगा गया है। दरअसल हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि भोजशाला परिसर में मां वाग्देवी यानी सरस्वती का मंदिर है, जो 11वीं सदी में परमार राजा ने बनवाया था और यहाँ पर हिंदू पूजा करते थे। लेकिन 2003 में एएसआई ने एक आदेश जारी किया जिसके तहत हिंदुओं को हर मंगलवार और बसंत पंचमी को पूजा की इजाजत दी गई, जबकि मुस्लिम पक्ष हर शुक्रवार को दोपहर 1 बजे 3 बजे नमाज अदा करने की इजाजत दी गई है। अर्जी में कहा गया है कि एएसआई का आदेश ऐसे हालात पर मौन है कि अगर बसंत पंचमी शुक्रवार को हो तो क्या होगा, और इस बार 23 जनवरी को बसंत पंचमी शुक्रवार के दिन ही मनाई जानी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इसमें आदेश जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ये जांच करेगा कि क्या प्रवर्तन निदेशालय एक वैधानिक व्यक्ति है जो अपने अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों के समक्ष रिट याचिका दायर करने का हकदार है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने केरल और तमिलनाडु सरकारों द्वारा दायर अपीलों पर ईडी को नोटिस जारी किया, जिन्होंने 26 सितंबर 2025 को पारित केरल उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिकाएं दायर करने के ईडी के अधिकार को बरकरार रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट अब ये तय करेगा कि क्या प्रवर्तन निदेशालय को हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का अधिकार है या नहीं। केरल और तमिलनाडु सरकार ने इस मुद्दे पर ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने ईडी को नोटिस जारी किया है। केरल हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ईडी एक वैधानिक प्राधिकरण है और इसलिए उसे हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर करने का अधिकार है। यह आदेश ईडी की ओर से दायर एक याचिका पर आया था, जिसमें राज्य सरकार के एक आदेश को चुनौती दी गई थी। राज्य सरकार ने आरोप लगाया था कि ईडी ने सोने की तस्करी मामले में कुछ राजनीतिक नेताओं को फंसाने की कोशिश की थी। तमिलनाडु सरकार ने भी केरल सरकार की याचिका का समर्थन करते हुए कहा है कि ईडी को हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है। तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि यदि ईडी को यह अधिकार दिया जाता है तो इससे राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार के विवादों में गलत तरीके से हस्तक्षेप करने का खतरा बढ़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित एक अन्य मामले में ईडी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। ईडी का आरोप है कि ममता बनर्जी ने आईपीएस की छापेमारी में बाधा डाली थी। अब सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि ईडी को हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का अधिकार है या नहीं। इस मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में विमान यात्रा के दौरान होने वाले अत्यधिक शुल्क को लेकर चिंता व्यक्त की है, खासकर त्योहारों और उच्च मांग के समय में। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे और आवश्यक आदेश पारित करेंगे। पीठ ने कहा, हम निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेंगे।
कुंभ और अन्य त्योहारों के दौरान यात्रियों का शोषण न करें। दिल्ली से प्रयागराज और जोधपुर के लिए उड़ान भरने वाले यात्रियों के लिए विमान किराया 3 गुना हो जाता है। न्यायमूर्ति मेहता ने कहा कि विमान कंपनियों को अपने शुल्क को नियंत्रित करने के लिए एक प्रभावी तंत्र की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में विमान कंपनियों को अपनी मर्जी से शुल्क बढ़ाने की छूट है, जो यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बनता है। सोशल एक्टिविस्ट एस लक्ष्मी नारायण ने एक जनहित याचिका दायर कर विमान यात्रा के दौरान होने वाले अत्यधिक शुल्क को नियंत्रित करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि विमान कंपनियों द्वारा शुल्क बढ़ाने से यात्रियों को काफी परेशानी होती है, खासकर उन लोगों को जो पहले से योजना नहीं बना सकते। याचिका में यह भी कहा गया है कि विमान यात्रा अब एक आवश्यक सेवा बन गई है, खासकर आपात स्थिति में। इसमें कहा गया है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वह आवश्यक सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाए। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत भूमि अधिग्रहण मुआवजे में अंतर पर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार को दोनों अधिनियमों के तहत मुआवजे की गणना में समानता लाने के लिए कानूनों की समीक्षा करनी चाहिए। न्यायालय की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण के मामलों में मुआवजा निर्धारित करने की प्रक्रिया अन्य भूमि अधिग्रहण कानून से विभिन्न है, जो भूमि मालिकों के साथ भेदभाव करती है। न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत मुआवजा निर्धारित करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, जो जटिल मामलों में न्यायिक अनुभव की कमी के कारण उचित निर्णय नहीं ले सकती है। इसके विपरीत भूमि अधिग्रहण अधिनियम और 2013 के अधिनियम के तहत मुआवजा निर्धारित करने के लिए न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, जो अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करते हैं। न्यायालय ने कहा कि यह अंतर भूमि मालिकों के अधिकारों का उल्लंघन करता है और इसे दूर करने की आवश्यकता है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को बेलडांगा क्षेत्र में हिंसा को रोकने के लिए केंद्रीय बलों को तैनात करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि बेलडांगा और मुर्शिदाबाद जिले में नागरिकों की जान, स्वतंत्रता और गरिमा खतरे में है और स्थिति से निपटने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वे मुर्शिदाबाद में तैनात केंद्रीय बलों का उपयोग करके हिंसा को रोकने के लिए कदम उठाएं। इसके अलावा न्यायालय ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार एनआईए जांच के लिए विचार कर सकती है। यह आदेश भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी की याचिका पर आया है, जिन्होंने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार ने केंद्रीय बलों को तैनात नहीं किया, जबकि उनकी आवश्यकता थी। अधिकारी ने यह भी आरोप लगाया कि हमलावरों ने हिंदुओं को निशाना बनाया था। वहीं राज्य सरकार ने दावा किया कि उन्होंने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए हैं और केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। हालांकि केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि केंद्रीय बलों का उपयोग सीमित था और उन्हें 24 घंटे तैनात नहीं किया जा सकता था। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद करने का निर्देश दिया है और राज्य और केंद्र सरकार को 15 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.